हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी हैं। यहाँ पे वीज़ा रूल्स को चेंज करने के लिए बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स करी थी, इमिग्रेशन को कट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेट इमिग्रेशन 7 लाख से भी ऊपर बढ़ गया है और यहाँ पे ये एक इलेक्शन का मुद्दा बन गया और गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेना बहुत मुश्किल हो गया है। डिपेंडेंट्स को भी कई कैटेगरीज़ में अलाउ नहीं कर रहे अब लाने को यहाँ पे, और उसके साथ साथ ग्रेजुएट वीज़ा को भी रिव्यू में डाल दिया है। अगर आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो सारे चेंजेस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे कि जो स्केयर वर्कर्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। उसके साथ साथ जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसकी सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा के 26,200 पाउंड से 38,700 कर दिए, जो कि बहुत बड़ी जंप है। और इतनी बड़ी सैलरी किसी भी स्टूडेंट के लिए लेना, या फिर यहाँ पे आप आते हो काम करने तो ये सैलरी अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है अगर आप नॉन आईटी फील्ड में हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करिए कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में 20% डिस्काउंट मिलता है वो भी हटा दिया जाएगा। और फैमिली वीज़ा पे भी अगर आपको किसी को बुलाना है तो आपकी 38,700 पाउंड सैलरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ PSW ग्रेजुएट वीज़ा को भी यहाँ पे रिव्यू करा जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया था सब लोगों में, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। ये सारे लिंक्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं जल्दी से आपको इन सारे रूल्स के बारे में और क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये सारे रूल्स आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ने परसों ही 21 दिसंबर को और क्लैरिटी इन रूल्स के ऊपर दी है। एंड इनफैक्ट जो फैमिली वीज़ा की जो इंक्रीज़ है इसको भी कम कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। बिकॉज अगर आप यूके में अभी एज अ स्टूडेंट हो, आने वाले हो, आपके पास स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी है, या फिर आप किसी को डिपेंडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहते हो, आप सभी पर ये वीज़ा रूल्स अप्लाई होते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि नेक्स्ट ईयर जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको PSW मिल सकता है कि नहीं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन पे ये सारे रूल्स कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है फटाफट से हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ केयर वीज़ा पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फैमिली डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। अगले लिंक में मैं आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आते हैं स्किल्ड वर्कर रूट अर्निंग्स थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्रिंग 2024 से वो 26,200 से 38,700 कर दिया जाएगा। स्प्रिंग मतलब सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल के बाद से। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर्स विल स्टिल बी एबल टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम ओवरसीज to these industries, but it is right that we increase salary threshold to the level of medium earnings to ensure that we do not undercut UK workers by using cheaper overseas labor and to prevent downward pressure on wages। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये रूल इसलिए लेकर आ रहे हैं, पहले तो इन्हें इमिग्रेशन कट करना उस वजह से, एंड सेकेंडली ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जितना यहाँ पे नॉर्मल वेज रेट चल रहा है उससे कम एम्प्लॉयर्स को ना देना पड़े इमिग्रेंट्स को। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग ब्रिटिशर्स को छोड़ के इमिग्रेंट्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो कम पैसों में मान जाते हैं और उससे जो पूरी मार्केट की वेजेस हैं वो नीचे जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन व्हेन पीपल कम टू रिन्यू देयर वीज़ाज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज न्यू पॉलिसीज विल नॉट बी अप्लाइड to retrospectively, and until the new immigration rules are amended the salary threshold will remain the same। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं जो ऑलरेडी अपने वीज़ाज पे हैं, स्पॉन्सर्ड वीज़ाज पे, उन पे अप्लाई नहीं होती। ये रूल्स अप्लाई तब तक नहीं होंगे जब तक स्प्रिंग का टाइम स्टार्ट नहीं होता। तो जो लोग ऑलरेडी अपने वीज़ाज़ पर हैं, स्पॉन्सरशिप पर हैं यहाँ पे, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी इन्होंने एक तरह से जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ करी, जो कि मैं आपको इसके अगली अपडेट में शेयर करूँगा, वो आपको ध्यान से समझना है। और उसके बाद इसमें उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात करी है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि द पॉलिसी चेंज मीन्स वी आर आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू फोकस ऑन रिक्रूटिंग द ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट, दोज अर्निंग within the top half of the earning spectrum for both their occupation and all skilled occupations। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी डिस्काउंट्स फॉर दोज टूवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर्स विल स्टिल एग्जिस्ट, but it is right to focus on supporting a high skilled, high productivity
हाई वेज इकोनॉमी। तो देखो ये जो इन्होंने सैलरी इंक्रीज़ करी है ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए 26,200 से 38,700 पाउंड्स, यहाँ पे ये स्टूडेंट की बात करी जा रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सैलरी डिस्काउंट्स हैं अपने जो करियर की स्टार्टिंग पे उनके लिए स्टिल एग्जिस्ट करेंगे जो सैलरी डिस्काउंट्स है। अब सैलरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं? अब अगर हम क्या कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के पेज पर आते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है व्हेन कैन यू बी पेड लेस, मतलब अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो कम पैसों में भी आपको कैसे मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू माइट स्टिल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा इफ़ योर जॉब इज़ एलिजिबल बट योर सैलरी इज़ लेस देन 26,200 और योर जॉब्स यूजुअल गोइंग रेट, यू मस्ट स्टिल बी paid at least 10.75 pounds per hour. You can be paid between 70 and 90%. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप 26 साल के अंडर हो या फिर एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक ग्रेजुएट वीज़ा पे हो तो आपको 70% ऑफ द गोइंग रेट अगर आपको मिलता है तो भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और इस रूल का नाम है न्यू एंट्रेंट रूल। ठीक है, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के केस वर्कर गाइडेंस पे जाओगे जो कि डॉक्यूमेंट होता है जिसको जो वीज़ा ऑफिशियल्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं वो लोग इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये न्यू एंट्रेंट रूल है। और ये जो रूल है न्यू एंट्रेंट रूल कहलाता है, जहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने रिसेंटली अपनी पढ़ाई फिनिश करी, आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे और अभी उस बात को 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं या फिर आप अपने ग्रेजुएट वीज़ा पे हो तो आप न्यू एंट्रेंट रूल के लिए क्वालिफाई करते हो, जिसमें यहाँ पे आपको 70% ऑफ योर जॉब्स यूजुअल गोइंग रेट मिल सकता है। अब ये 70% क्या है, यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट जॉब रूल्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जॉब रूल है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर ऑफिशियल्स। अगर कोई भी सैलरी गवर्नमेंट ने सोची हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तो उस केस में उसका 70% भी अगर आपको मिलता है अगर आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हो। जैसे कि अगर आप 26 साल से कम के हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे और उसको 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए या फिर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हो तो आप न्यू एंट्रेंट कहलाओगे और उस केस में 70% ऑफ द गोइंग रेट आपको देना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से ये जो भी सैलरीज़ है ना ये अभी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि गवर्नमेंट इनको सबको इंक्रीज़ कर देगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोइंग रेट 38,000 भी हो जाता है तो उसका 70% अप्रॉक्सीमेटली 27,000 पाउंड्स बनता है। और या फिर कोई भी आपका जॉब रोल यहाँ पे जब लिस्टेड होगा आपको देखना पड़ेगा कि उसका 70% क्या होता है, उतना आपको सैलरी अचीव करनी पड़ेगी वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही बोला है कि सैलरी डिस्काउंट्स फॉर दोज टूवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर विल स्टिल एग्जिस्ट। और इसको हम न्यू एंट्रेंट रूल से ऐसे कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि न्यू एंट्रेंट रूल में भी लिखा हुआ है अ न्यू एंट्रेंट मीन्स अ न्यू एंट्रेंट टू द लेबर मार्केट, इन अदर वर्ड्स समवन हु इज़ नियर द स्टार्ट ऑफ देयर करियर। ठीक है, हु मीट्स सर्टन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ देयर करियर और यहाँ पे भी आप देखोगे सैलरी डिस्काउंट्स फॉर दोज टूवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर। तो दोनों जगह पे स्टार्ट ऑफ द करियर लिखा हुआ है, तो ये न्यू एंट्रेंट रूल की ही बात कर रहे हैं और वहाँ पे 70% डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इवन तो 70% डिस्काउंट मिलता है लेकिन फिर भी एक रूल है कि सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले अपडेट्स में इस बारे में बात करी जाएगी कि नहीं कि ये मिनिमम अमाउंट बढ़ाना है कि नहीं। कि वैसे तो 70% ऑफ 38,000 अगर आपका सैलरी है तो आपका 27 में भी बन जाना चाहिए, बट क्या गवर्नमेंट ऐसा भी कोई क्लॉज इंट्रोड्यूस कर देगी जिसमें वो बोल दे नहीं 70% तो चाहिए लेकिन मिनिमम फिर भी 30,000 पाउंड्स होना चाहिए। तो वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कोई एटलीस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं 70% के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी आने वाले टाइम में, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करी है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि सैलरी डिस्काउंट्स फॉर दोज टूवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ देयर करियर विल स्टिल एग्जिस्ट। मतलब जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं या कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, जो अगले स्प्रिंग के बाद वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या फिर ढूंढेंगे, उनको कम सैलरी में भी काम चलाना पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस रूल। बट यहाँ पे एक कैच है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं कि चिंता मत करो, ये जो रूल है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सैलरी डिस्काउंट्स अभी भी क्या कहते हैं आप पे अप्लाई होते हैं। और मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप
इस पेज पे दोबारा से आओगे कि आपको ये कम पैसे तो मिल सकते हैं, बट ये किस कॉस्ट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, योर टोटल स्टे इन द यूके कैन नॉट बी मोर देन 4 years इफ़ यू अप्लाई फॉर वन ऑफ दीज रीजन्स। तो अगर आप ये न्यू एंट्रेंट वाला रूल यूज़ कर रहे हो तो आपको 4 साल से ज़्यादा के लिए वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और अगर हम न्यू एंट्रेंट को अच्छे से समझते हैं केस वर्कर गाइडेंस में और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी 4 year लिमिट लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स कैन बी न्यू एंट्रेंट्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 years। द 4 years includes time spent in any tier 2 route, the graduate route, or as skilled worker, whether or not that permission was for a continuous period। तो अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे भी हो, वो भी आपका न्यू एंट्रेंट में टाइम यूटिलाइज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल ग्रेजुएट वीज़ा में निकाल दिया और उसके बाद आपने वीज़ा स्पॉन्सरशिप ली, तो न्यू एंट्रेंट रूल के हिसाब से आपको 3 साल की ही मैक्सिमम वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। या फिर अगर आपने 2 साल पूरे ग्रेजुएट वीज़ा पे निकाल दिए तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मैक्सिमम 2 साल की ही मिल पाएगी। और उसके बाद आपको देखना होगा कि आप जब रिन्यू कराते हो तो आपकी कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट होगी यूके में टू एक्सटेंड योर वीज़ा। इन माई ओपिनियन देन दैट वुड बी जो 38,000 वाला जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपका होना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ 38,700 पाउंड्स जब आप न्यू एंट्रेंट के लिए अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लोगे और फिर विदाउट न्यू एंट्रेंट जब आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी तो आपका इतना सैलरी बनना चाहिए। बट मेरे को इस चीज़ पे पूरी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, उनसे ये बात करो। क्या कोई और नॉलेजेबल एक्सपर्ट हो इस एरिया में, जो सॉलिसिटर्स होते हैं उनको भी आप रीच आउट कर सकते हो, और या फिर गवर्नमेंट की गाइडेंस की और वेट कर सकते हो कि वो केस वर्कर जो गाइडेंस होती है उसको अपडेट करें, क्योंकि वो अभी अगस्त में अपडेट हुई थी 2023 में, अब तक उसमें और चेंजेस नहीं आए हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप रूल्स को अच्छे से समझो, क्योंकि मैं भी एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही कोई और यूट्यूबर जो जनरली वीडियोस बनाता है, ना ही वो कोई क्वालिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अपनी रिसर्च इस चीज़ पे करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रेजुएट वीज़ा पे 1.5 साल हो जाते हैं, उसके बाद आप एज अ न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट ले लेते हो 70% का, और एक बार आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप पे 38,700 पाउंड्स की लिमिट आपको क्रॉस करनी पड़ेगी कि नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता और यूके में आ रहा होता तो आने से पहले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता या फिर वेट करता इस पर क्लैरिटी की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। और इसके बाद इन्होंने ये बोला था कि जो ग्रेजुएट वीज़ा है उसको ये रिव्यू करेंगे और जो फैमिली वीज़ा है उसकी लिमिट भी बढ़ा के 38,700 पाउंड्स कर देंगे। ठीक है, अब पहली बात तो अभी रिसेंट न्यूज़ पर आते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला है ये जो उन्होंने फैमिली वीज़ा की जो लिमिट बढ़ा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि ऐसे तो जो लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो तो अपनी फैमिली ला ही नहीं पाएंगे अगर उनकी इतनी सैलरी नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो स्प्रिंग है वहाँ से सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड्स नहीं होनी चाहिए, उसको 29,000 पाउंड्स ही बोला है। एंड उसके बाद बोला है कि इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लाइक सीधा 38,700 नहीं करेंगे, पहले हम 29,000 पाउंड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम 34,500 पे जाएंगे एंड फिर हम 38,700 पाउंड्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर करा है कि जो फैमिली वीज़ाज़ पे जिनको बुलाना होता है उनके लिए हम ये रूल चेंज करके इसको थोड़ा ग्रेजुअल कर रहे हैं, ताकि सीधा रिक्वायरमेंट बहुत हाई ना हो जाए। पहले 29,000, फिर 34,500, फिर 38,700। तो इस चीज़ में भी क्या कहते हैं टाइम लगेगा, और इसकी कोई भी डेट्स अभी उन्होंने नहीं बताई है। ये मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल दिखा रहा हूँ और यहाँ पे BBC जो .com है, ये भी दोनों बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि फैमिली वीज़ाज़ के लिए ये ट्रांजिशन होगा सीधा
इंक्रीज़ नहीं होगी लिमिट। अगर ये सेम चीज़ ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है उसके लिए भी बोलते तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाता, क्योंकि लोगों के पास और ज़्यादा टाइम होता उस ट्रांजिशन फ़ेज़ के लिए। बट उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला है। ये स्पेसिफिकली जो फैमिली वीज़ाज़ पे जो लोग आएंगे उनके लिए ये अनाउंसमेंट करी है। बट आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। एंड कमिंग बैक टू दी अपडेट नाउ, ओके। सो ये वाली जो अपडेट थी ना, ये गवर्नमेंट ने निकाली थी 8 दिसंबर को, जब ये रूल्स फर्स्ट टाइम अनाउंस हुए थे, ठीक है, जिसको अभी लगभग 2 हफ्ते हो ही चुके हैं। बट अभी परसों एक और अनाउंसमेंट करी गई है जिसमें और ज़्यादा डिटेल दी गई है इन रूल्स के बारे में, जो आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और उसके बाद ये भी बोला वी विल रेज मिनिमम इनकम फॉर फैमिली वीज़ाज इंक्रीमेंटली। तो यहाँ पे लिखा है कि स्प्रिंग में ये 29,000 करेंगे, फिर उसके बाद ये 34,500 करेंगे, और उसके बाद ये 38,700 करेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली है, 25th परसेंटाइल ऑफ अर्निंग्स, उसके बाद 40th परसेंटाइल, और फिर 50th परसेंटाइल। अब आप ये कहोगे कि ये परसेंटाइल होता क्या है, तो इस पे भी मैंने देखो खुद की थोड़ी रिसर्च करी। तो देखो गवर्नमेंट के पास ना डेटाबेस होता है कि जो पूरी कंट्री है उसमें जो लोग हैं उनकी किस किस रेंज की सैलरी है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये गवर्नमेंट का ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स का पेज है कि परसेंटाइल पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 99 फॉर टोटल इनकम बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये मेरे को लिस्ट मिली थी कहीं से। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो सैलरी इस लिस्ट में जो दी गई हैं वो सैलरी यहाँ पे बताई हुई हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा रीसेंट मुझे लग रहा है। और इस लिस्ट में जो बात करी गई है वो थोड़ी पुरानी सैलरीज़ की, इवन दो ये 2023 मार्च में अपडेट हुई थी, बट इसमें जो आपको सैलरीज़ बताई गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये मैंने शीट डाउनलोड करी थी जो आपको वेबसाइट दिखा रहा था, तो यहाँ पे ना 2021 तक का ही डेटा है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो बिफ़ोर टैक्स एक शीट है, हम बिफ़ोर टैक्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे है कि समझो आपकी कंट्री में सारी पॉपुलेशन है और उनको एक सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी पर पर्सन, उसको लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट करोगे, और फिर आप देखोगे कि लोएस्ट सैलरी किन को मिल रही है और हाईएस्ट सैलरी किन को मिल रही है, और उसको एक पॉइंट स्केल में अप्लाई कर दोगे 1 to 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स हैं। 1999 से स्टार्ट हुई है लिस्ट, और ये जाती है 2020 to 2021। तो देखो डेटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तभी ये आपको सैलरीज कम मिलेंगी, क्योंकि अब तो ये जो सैलरी बोल रहे हैं 25th परसेंटाइल और 40th परसेंटाइल और 50th परसेंटाइल, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट अब हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखो 25th परसेंटाइल मतलब जो लोग कम पैसा कमाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में, तो वो 25th परसेंटाइल तक एवरेज सैलरी क्या बनती है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे हम आके देखेंगे तो 2021 तक था 18,800 बिफोर टैक्स, जो भी इनकी कैलकुलेशन थी। और यही हम देखेंगे कि कंट्री का जो 100th परसेंटाइल है या 99th पर जो परसेंटाइल है, 100 तो है ही नहीं, 99 तक ही यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो जो 99th परसेंटाइल है उस पे लोगों की अर्निंग्स क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,83,000 पाउंड्स। तो आप थोड़ा समझिए होगी शीट का मतलब क्या है, कि यहाँ पे परसेंटाइल में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे परसेंटाइल बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। तो और यहाँ पे पॉपुलेशन की सैलरी की ही बात करी गई है कि अगर लोएस्ट से हाईएस्ट हम सैलरी को सॉर्ट कर दें, तो यहाँ पे लोएस्ट परसेंटाइल में लो सैलरी होगी, हाईएस्ट में हाई सैलरी होगी। और उसके बाद ये देखेंगे कि 25th परसेंटाइल पे क्या सैलरी बनती है, 40th परसेंटाइल में क्या सैलरी बनती है, और 99 परसेंटाइल में क्या सैलरी बनती है। और ये सैलरी हर साल इंक्रीज़ होती रहती है या चेंज होती रहती है, ठीक है। और अब ये बढ़ गई है, बट यहाँ पे मेरे को 2021 से ज़्यादा रीसेंट डेटा नहीं मिला, बट ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि परसेंटाइल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है और इस रूल को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये आगे जाके थोड़ा आपको पता चलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब देखो यहाँ पे ना केयर वर्कर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप खुद से पढ़ लो, ये उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल्स नहीं है। मेनली अभी हम फोकस करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, और उसके बाद ग्रेजुएट वीज़ा पे और फैमिली वीज़ा पे तो हमने बात कर ही ली है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सैलरी थ्रेशोल्ड, दीज चेंजेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इमिग्रेशन रूल्स विद इम्प्लीमेंटेशन इन अप्रैल। तो ये लिखा हुआ है कि दोज ऑलरेडी इन स्किल्ड वर्कर रूट बिफोर द इमिग्रेशन रूल्स चेंज should be exempt from the new median salary levels when they change sponsor, एक्सटेंड देयर वीज़ा और सेटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है कि जो लोग ऑलरेडी अभी वीज़ा स्पॉन्सरशिप पे हैं, अगर फ्यूचर में रूल्स चेंज होंगे स्प्रिंग से, जिसमें जो सैलरी है रिक्वायरमेंट वो बढ़ा के 38,000 कर दी जाएगी, 38,700, वो उससे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है कि we would however expect their pay to progress at the same rate as resident workers. Therefore, they would be subject to the updated 25th percentiles using the latest pay data when they make an application to change employment, extend their visa और सेटल। तो यहाँ पे अब देखो ये टेक्निकल पॉइंट आ गया ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ऑलरेडी हैं, चेंजेस अप्लाई होने से पहले उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन उनकी जो सैलरी होगी वो 25th परसेंटाइल से मैच होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए जब वो अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे अपना स्टे एक्सटेंड करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट चेंज करने के लिए, या फिर सेटल होने के लिए। अब वो 25th परसेंटाइल क्या है हम ऊपर आके देखते हैं। वो फैमिली वाले पार्ट में उन्होंने बता रखा है कि अभी के लिए उनकी सैलरी जो 25th परसेंटाइल पे होते हैं वो 29,000 पाउंड होनी चाहिए। एंड ये हर साल रिव्यू होता है, हर साल रिव्यू होता है कि 25th परसेंटाइल पे जितने लोग हैं उनकी अब तक की एवरेज सैलरी क्या है, और उसके बेसिस पे नंबर डिसाइड होगा। तो इवन दो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो और अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हो या फिर अपना वीज़ा एक्सटेंड करते हो या फिर आप यहाँ पे सेटल होने का देखते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला आपका 25th परसेंटाइल का जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो मैच होना चाहिए, जो अभी 29,000 है। तो अगर अभी आपकी सैलरी सपोज़ 25,000 पाउंड्स है और आपको वीज़ा रिन्यू कराना है, तो आपकी 29,000 पाउंड्स तो होनी ही चाहिए। तो आपको 25,000 से जंप चाहिए होगी 4,000 पाउंड की अपनी वीज़ा स्पॉन्सरशिप कंटिन्यूड रखने के लिए। इवन तो ये उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको बस ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सिंस आपके पास अभी वीज़ा स्पॉन्सरशिप है तो आप इस रूल से पूरा एग्जेम्प्ट हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट में इंक्रीज़ हुई ही नहीं है। ये डिटेल बताना आपको बहुत ज़रूरी था। इसके बाद उन्होंने बोला है कि एमएसी जो है वो रिव्यू करेगी इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट को। तो मेरे हिसाब से जितनी भी अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑक्यूपेशनल सैलरीज़ हैं वो सब भी रिवाइज़ होंगी, जिसमें मुझे लगता है कि जो न्यू एंट्रेंट रूल वाली जो सैलरी लिस्ट है जिसमें 70% दी हुई है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की, कि क्या कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डायरेक्टर को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए 70% पे, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और डायरेक्टर को इतनी मिलनी चाहिए। तो ये सारी भी सैलरी मेरे को लगता है बढ़ेंगी जब एमएसी वो सारी लिस्ट रिव्यू करेगी। और इसके बाद फैमिली माइग्रेशन इनकम तो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया था। इन रूल्स को आप और अच्छे से पढ़ सकते हो समझने के लिए। बट हम अब आते हैं ग्रेजुएट रूट पे, मतलब ग्रेजुएट वीज़ा पीएसडब्ल्यू, जो आपको यहाँ पे मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए, जो आपको यहाँ पे मास्टर्स या बैचलर्स करने के बाद मिलता है या पीएचडी करने के बाद मिलता है 2 से 3 साल का, उसका क्या स्टेटस है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बिकॉज जब मैंने वीडियो बनाई थी वीज़ा रूल्स पे चेंज पे, तो एक ट्रेंड कर रहा था कमेंट कि वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं जो जनवरी इनटेक में आने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएससी विल रिव्यू द वीज़ा रूट to ensure that it is operating in the best interests and priorities of the UK and ensuring the integrity and quality of the UK higher education system is maintained. We will commission the MSc in January and we expect their work to continue until late 2024. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एमएससी ये कमीशन करेंगे ग्रेजुएट रूट वीज़ा को रिव्यू करने के लिए, वो अगले जनवरी 2024 में करेंगे। और उनका जो असेसमेंट है
इस पूरे ग्रेजुएट रूट को, पीएसडब्ल्यू को देखने का, वो लेट 2024 तक चलेगा। तो मतलब जो भी अनाउंसमेंट होने वाली हैं पीएसडब्ल्यू पे, वो लेट 2024 में करी जाएंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि सितंबर या सितंबर के बाद होंगी। अब देखो, अगर कोई भी अनाउंसमेंट सितंबर के बाद होगी ना, तो मेरे को नहीं लगता वो फेबररी या मार्च 2025 से पहले एप्लीकेबल होंगी। बिकॉज ये सारे रूल्स अनाउंस कब हुए, दिसंबर 2023 में, बट ये अप्लाई कब हो रहे हैं, अप्रैल या स्प्रिंग 2024 से। तो 4 महीने या 5 महीने का गैप है। तो अगर कोई अनाउंसमेंट करी भी जाती है, अक्टूबर में करी जाती है, नवंबर में करी जाती है पीएसडब्ल्यू की, तो वो भी फरवरी या मार्च से ही एप्लीकेबल होगी। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो भी जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो दिसंबर तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और अगले जैन 2025 तक अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कर देंगे पीएसडब्ल्यू के लिए, ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। तो उनको तो वीज़ा मिल जाएगा। अब जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका तो सीन सॉर्ट है, उनको वीज़ा भी मिल जाना 99%, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इनका असेसमेंट ही लेट 2024 तक चलेगा और क्या पता और डिले हो जाए। एंड उसके साथ साथ वो न्यू एंट्रेंट रूल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें उनको 4 साल तक न्यू एंट्रेंट में एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने आपको 4 साल के बाद वाली चीज़ बोली, उसको आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन अब बात आती है जो नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब ज़रा उनके बारे में बात कर ले। तो देखो यार, अगर आप नेक्स्ट ईयर सितंबर में आ रहे हो ना, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है सही डिसीजन लेने का। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मैं यूके में भी अप्लाई करता, और मैं यूके के अलावा किसी और कंट्री में भी, जो भी कोई ऑल्टरनेटिव है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, यूरोप की और कोई कंट्री हो, नेदरलैंड्स हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ पे भी अप्लाई करता और मैं यूके में भी अप्लाई करता और मैं यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट दोनों जगह दे के रख लेता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट होता है, 1.5-2 लाख का होता है। देखो यार, अगर आप यूके आ गए ना, और रूल्स फ्यूचर में ऐसे हो जाते हैं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, मैं सितंबर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जिनकी पढ़ाई 2025 के सितंबर एंड से पहले ख़त्म होगी, सिर्फ उनके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो, उस टाइम अगर रूल्स बिल्कुल ऐसे अनफेवरेबल हो गए और कुछ कंडीशन ख़राब हो गई, तो यहाँ पे 1-2 लाख तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और लॉन्ग टर्म में कोई आपको दिक्कत ना आए, वो 1-2 लाख से और भी ज़्यादा बड़ी बात होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, स्प्रिंग अगर नेक्स्ट ईयर में ये सारे रूल्स लेकर आ रहे हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, देखो अभी भी रेगुलरली क्लैरिटीज़ आ रही हैं चीज़ों पे। अभी ये 8 दिसंबर को अनाउंसमेंट हुई थी, 21 दिसंबर को इन्होंने ये क्लैरिटी दी। तो अभी बहुत सारी और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आएंगी, रूल्स में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे फैमिली वीज़ा में अब इन्होंने चेंज कर दिया कि 29,000 पहले करेंगे, फिर ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ चेंज हो सकती हैं, और बहुत सारे रूल्स जो है ना, वो अभी डॉक्यूमेंट होंगे। जो जैसे केस वर्कर गाइडेंस है, ये भी एक नया केस वर्कर गाइडेंस बनेगा नए स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूल्स के हिसाब से। तो मैं आपको कहूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर के मार्च एंड तक ना वेट करो कि एक्चुअली में गवर्नमेंट डिसाइड क्या करती है फाइनली, और उसके बेसिस पे आप फिर फाइनल डिसीजन लो कि आपको मई जून में यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है या और किसी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। चाहे आपका डिपॉजिट डूब भी क्यों ना जाए एक कंट्री का, बट अगर आप खाली यूके को अपना ऑप्शन रखते हो, आप सारे एग्स यूके की बास्केट में डाल देते हो, और फिर यूके में फ्यूचर में रूल्स अनफेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक बहुत दूर है, उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है करंटली, वो इमिग्रेशन कम करना है। तो अभी भी मैं स्केप्टिकल हूँ। जो नेक्स्ट ईयर के सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, इवन दो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि सितंबर इनटेक वालों का तो बुरा ही हाल हो जाएगा, लेकिन मैं सेफ साइड पे रहने वाला इंसान हूँ। मेरा जो भी एक्शन होता है अपने लिए, वो इस डायरेक्शन में होता है कि अगर मेरे पास एक प्लान ए है वो काम नहीं करता, तो मेरे पास एक सॉलिड प्लान बी भी हो। तो नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि अभी तो दिसंबर चल रहा है, यूके में ही खाली अप्लाई करें, या फिर यहाँ से ऑफ़र लेटर आ भी गया है, तो भी एक बार अपनी सर्च को थोड़ा एक्सटेंड करो, 2 कंट्रीज से ऑफ़र लेटर लेके रखो, ताकि जब ये सारे रूल्स फाइनल हो जाएं, ये सब जब डॉक्यूमेंट हो जाएं केस वर्कर गाइडेंस में, उसके बाद आप देखो कि कौन सी जगह फेवरेबल है आपके लिए। क्योंकि इवन दो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो न्यू एंट्रेंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यू एंट्रेंट के लिए भी आप 4 साल से ज़्यादा यहाँ पे नहीं बिता पाओगे, और जिसमें ग्रेजुएट वीज़ा पे भी जो टाइम
आपने स्पेंड करा वो भी इंक्लूड होता है। मतलब अगर 1.5 साल आपने ग्रेजुएट वीज़ा पे निकाल दिया, दैट मीन्स आपके पास स्पॉन्सरशिप के 2.5 साल ही बचे। तो आपको पूरी 3 साल की स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे 3 साल की स्पॉन्सरशिप मिनिमम मिलती है, या फिर उसके बाद 5 साल की स्पॉन्सरशिप होती है, और 5 साल स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे रहने पे आपको पीआर मिलती है। लेकिन आप वो 2.5 साल की स्पॉन्सरशिप के बाद ही इन एलिजिबल हो जाओगे न्यू एंट्रेंट के लिए, और उसके बाद आपको जो 38,700 पाउंड्स वाला थ्रेश होल्ड है, मेरे हिसाब से वो क्रॉस करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। लाइक आई सेड इन दिस वीडियो प्रीवियसली, आई वुड ask you to get help of a qualified immigration कंसल्टेंट और एडवाइज़र जो आपको थोड़ा इन रूल्स के बारे में अच्छे से समझा पाए। अगर और कोई डिटेल है जो मुझे अब तक नहीं पता है, वो दिक्कत आपको आ सकती है कि न्यू एंट्रेंट आपका टाइम पूरा हो गया और आप फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 28,000 या 29,000 है। अब आपका टाइम पूरा हो रहा है न्यू एंट्रेंट पे, लेकिन आपकी सैलरी की जो जंप है वो 38,700 क्रॉस नहीं करेगी, तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी? तो आप तो फंस जाओगे। अब या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, या फिर आपको किसी और कंट्री में इमिग्रेट करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी और कंट्री की पीआर चाहिए तो वहाँ पे फिर शुरुआत से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा दूर का सोच के चलना है। सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स को, जो जनवरी वाले हैं उन्होंने तो बहुत पैसे भी दे दिए हैं, फ़ी भी कईयों ने पे कर दी है, कईयों की तो फ़्लाइट डेट भी बहुत पास होगी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे आना और इन रूल्स को अच्छे से समझना। ये सारे जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। बट येस, गुड न्यूज़ फॉर जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स। जो असेसमेंट है पीएसडब्ल्यू का वो काफ़ी लेट होगा अगले साल। ज़रूरी नहीं है असेसमेंट के बाद वो ख़त्म ही हो जाएगा, बट ये है कि अगर ख़त्म होना भी होगा तो इतना लेट होगा कि जनवरी इनटेक वालों को तो पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा मिल ही जाएगा। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, आई नो। एंड मेरे हिसाब से बहुत कम लोग अभी इस पार्ट तक पहुँचे होंगे, बट जो लोग भी पहुँचे आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता तो फ्रॉम अ यूट्यूबर पॉइंट ऑफ व्यू 4 अलग वीडियोस बना सकता था जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते, छोटी छोटी वीडियोस, बट मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में कंसोलिडेट कर रहा हूँ बिकॉज मैं सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना चाहता था, कोरिलेट करना चाहता था। बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंट रूल्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं कई जगहों पे, तो इसलिए मैं ब्रेक नहीं करना चाहता था फ्लो, और इसलिए मैंने एक वीडियो में इतनी मेहनत करी है जिसमें बोलने में भी बहुत टाइम लगे और एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चलो, मैं चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से पता लगे। बाकी अगर मुझसे कोई गलती से गलत इन्फॉर्मेशन पास हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। इवन दो आई ऑलवेज रेफर टू ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स while talking about these rules, but that's all from my side. Take care, all the best, bye.